वेल स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सेकंड सेम की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मनसबदारी प्रणाली। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई प्रकार से आता है। हम इसको टू पार्ट्स में करेंगे। मनसबदारी प्रणाली पर एक निबंध लिखिए या मनसबदारी प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या मनसबदारी प्रणाली से आप क्या समझते हैं और इसके गुण अवगुणों की विवेचना कीजिए। मनसबदारी प्रथा मुगल प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता थी। ऐसे संकेत मिलते हैं कि यह प्रथा अकबर से पूर्व भी प्रचलित थी, किंतु उस समय इसका स्वरूप आरंभिक एवं अविकसित था। अकबर ने इस प्रथा में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए और इसे एक नया स्वरूप प्रदान किया। अकबर ने इस प्रथा को 1571 ईस्वी में अपने मीर बख्शी शाहबाज खां के सहयोग से आरंभ किया था। इस प्रथा को प्रचलित करने का उद्देश्य था शासन प्रबंध में प्रचलित भ्रष्टाचार को दूर करना तथा सैनिक एवं असैनिक सेवाओं को नवीन ढंग से संगठित करना। अनेक वर्षों के प्रयोग के बाद अकबर ने अपने शासन के 20वें वर्ष में यानी कि 1576 में मनसबदारी व्यवस्था को अंतिम रूप दिया था। मुगल राज्य की सैन्य प्रकृति को देखते हुए प्रशासनिक तंत्र को अब सैन्य स्तर पर संगठित किया गया और सरकारी सेवा करने वाले अधिकारियों को भी सैन्य पद दिए गए। ये उनके द्वारा दिए गए मनसबों से स्पष्ट था। अकबर द्वारा लागू यह प्रथा अन्य मुगल बादशाहों के काल में भी थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ जारी रही। मनसबदारी प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। पहला पॉइंट इसमें मनसबदारी का अर्थ। मनसब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पदवी अथवा स्थान निश्चित करना। अतः मनसबदारी वह प्रबंध था जिसके अनुसार मुगल कर्मचारियों का पद, उसका वेतन तथा दरबार में उसका स्थान निश्चित किया जाता था। एम अतहर अली के अनुसार मुगलों के समय में मनसब शब्द मनसबदार का अधिकारी वर्ग में स्थान दर्शाता था। दूसरा पॉइंट है इसका मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा पदमुक्ति। मनसबदारों की नियुक्ति, उनकी पदोन्नति अथवा पदमुक्ति का अधिकार केवल मुगल बादशाह को प्राप्त था। जो व्यक्ति मनसबदार बनने का इच्छुक होता था उसे मीर बख्शी द्वारा बादशाह के सामने पेश किया जाता था। बादशाह अपने विवेक के आधार पर उस व्यक्ति की योग्यता की परख करके उसे मनसबदार नियुक्त करता था। किस व्यक्ति को कौन सा दर्जा दिया जाए यह बादशाह की इच्छा पर निर्भर करता था। मनसबदारों की नियुक्ति के लिए बादशाह राज्य के प्रमुख अमीरों, प्रांतीय सूबेदारों तथा राजकुमारों की सिफारिशों को भी प्राय मान लेता था। नवनियुक्त होने वाले प्रत्येक मनसबदार को राज्य के किसी प्रमुख व्यक्ति से अपने चाल चलन से संबंधित जमानत भी देनी होती थी। मनसबदारों की पदोन्नति बादशाह की इच्छा पर निर्भर करती थी। वह किसी भी मनसबदार को उसकी योग्यता, बहादुरी तथा
राज्य के प्रति निस्वार्थ सेवाओं से प्रसन्न होकर कभी भी किसी पद पर नियुक्त कर सकता था। मनसबदारों को पदोन्नति प्राय प्रत्येक खुशी के अवसर पर, नववर्ष के अवसर पर तथा सैनिक अभियानों के आरंभ अथवा समाप्त होने पर दी जाती थी। बादशाह किसी भी मनसबदार के कार्यों से रुष्ट होकर उसे जब चाहे पद से हटा भी सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है सैनिक तथा असैनिक मनसबदार। मुगल काल में सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के मनसबदार थे तथा उनमें कोई अंतर नहीं समझा जाता था। राज्य के प्रत्येक बड़े अधिकारी को, चाहे वह राजस्व विभाग में हो, चाहे राजमहल में हो, चाहे प्रांत में हो तथा चाहे वह मुगल दरबार में विद्वान, चित्रकार या संगीतकार हो, मनसबदार के रूप में ही भर्ती किया जाता था। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सैन्य संचालन भी करना पड़ता था। मुगल काल में बीरबल जैसे कवि, टोडरमल जैसे दीवान और अबुल फजल जैसे इतिहासकारों को भी युद्धों में सेनाओं का नेतृत्व करना पड़ा। केवल सदर तथा काजी को इस नियम से छूट प्राप्त थी। नेक्स्ट है मनसबदारों की श्रेणियां। अबुल फजल के अनुसार अकबर के शासनकाल में मनसबदारों की 66 श्रेणियां थी, किंतु वास्तव में इनकी संख्या 33 थी। अकबर के प्रारंभिक काल में मनसबदारों का सबसे छोटा पद 10 का तथा सबसे बड़ा पद 10,000 का था। अकबर के शासनकाल के अंत में मनसबदारी का सबसे छोटा पद 20 का तथा सबसे बड़ा पद 12,000 का हो गया था। 5,000 से ऊपर की मनसब केवल राजकुमारों को दी जाती थी। 20 से 500 तक की मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार, 500 से 2,500 तक की मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा, 3,000 तथा उससे ऊपर की मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा ए अकबर तथा सर्वोच्च मनसबदारी प्राप्त करने वाले राज दरबारी को अमीर उल उमरा कहते थे। मनसबदारों को निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध किया जाता था: 20, 40, 60, 80 से लेकर 100 तक 20 का पैमाना, 100, 150, 200, 250 से लेकर 500 तक 50 का पैमाना, 500, 600, 700, इसी प्रकार 1,000 तक 100 का पैमाना, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, इसी प्रकार 5,000 तक 500 का पैमाना, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 और इसी से आगे 10,000 या 12,000 तक 1,000 का पैमाना। नेक्स्ट पॉइंट है दाग तथा हुलिया। अकबर ने मनसबदारों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से 1573 में दाग तथा हुलिया की प्रथा आरंभ की। इस प्रथा से पूर्व मनसबदार निश्चित संख्या से कहीं कम सैनिक रखते थे, किंतु वे वेतन पूरे सैनिकों का लेते थे। वेतन के समय वे किराए के सैनिक प्रस्तुत कर देते थे। इसी प्रकार मनसबदारों को श्रेष्ठ नस्ल के घोड़े राज्य की ओर से दिए जाते थे, किंतु मनसबदार उन्हें बेचकर उनके स्थान पर मरियल टट्टू रख लेते थे। इस प्रकार जहां राजकोष को नुकसान होता था,
वहीं सैनिक क्षमता भी बहुत कम हो जाती थी। अतः अकबर ने दाग तथा हुलिया की प्रथा आरंभ की। दाग प्रथा के अनुसार मनसबदार को राज्य की ओर से दिए जाने वाले घोड़े पर एक शाही निशान लगा दिया जाता था। इसी प्रकार प्रत्येक सैनिक का नाम तथा उसका हुलिया, हुलिया के अंदर उसका विवरण, उसका कद, उसका चेहरा, उस पे कोई शरीर पे कोई निशान आदि सब उसमें दर्ज कर लिया जाता था। समय समय पर इन घोड़ों तथा सैनिकों का निरीक्षण भी किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है जात तथा सवार। अकबर ने 1595-96 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा में दो पद जात तथा सवार बना दिए। जात एक व्यक्तिगत दर्जा था जो मनसबदार की स्थिति और पदवी दर्शाता था। जात के दर्जे में मिलने वाली तनख्वाह से उसे अपने व्यक्तिगत खर्चे पूरे करने होते थे। सवार घुड़सवार या सैन्य दर्जा था। यह मनसबदार का सैन्य कर्तव्य दर्शाता था, यानी कि उसे राज्य के लिए कितने घुड़सवार और घोड़े रखने हैं। अधिकांशतः 10 आदमियों की प्रत्येक इकाई में मनसबदार को 20 घोड़े रखने होते थे। घोड़ों के लिए दी जाने वाली रकम उनकी नस्ल के अनुसार होती थी, जिसमें इराकी नस्ल का दाम तुर्की या ताजी नस्ल से अधिक होता था। जात तथा सवार मनसब के आधार पर मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। प्रथम श्रेणी में वे मनसबदार थे जिसमें जात तथा सवार मनसब बराबर होती थी, जैसे 5000/5000। पहला पद जात को दर्शाता है, पहली संख्या, और दूसरी संख्या है वो सवार को। तो 5000/5000 जात और सवार दोनों यहाँ बराबर हैं, तो ये पहली श्रेणी का मनसबदार। दूसरी श्रेणी में वे मनसबदार होते थे जिनके सवार मनसब जात मनसब से आधे से अधिक था, जैसे 5000/3000। इसका मतलब है पहले 5000 हैं वो तो जात को दर्शाता है, और 3000 है वो 5000 के आधे से अधिक, यानी 2500 से ज्यादा है, वो सवार को दर्शाता है। तो आधे से अधिक वाले इसमें दूसरी श्रेणी के मनसबदार। तीसरी श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनका सवार मनसब जात मनसब से आधे से कम होता था, जैसे 5000/2000। इसका मतलब है 5000 जात और 2000 सवार का। तो ये जो 2000 है वो 5000 के आधे से कम है, तो इसलिए ये तीसरी श्रेणी की मनसबदार कहलाते थे। आज के इस टॉपिक में इतना ही। ओके, थैंक यू।